नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा, बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा। तो तुम्हारे सिलेक्टर्स को मनाना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी जैसी सौगात पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत की है। चॉइस इसलिए हो कि तुम सिलेक्टर्स की एक इशारे पर लड्डू की तरह घूमते हो। तुमने अपने माथे पर इस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा होने का धब्बा लगवा लिया। ये जो नारा लगता है ना, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, ये साजिश तैयार है। पाकिस्तान के जो कौमी राज है ना, जिनको असल में गलतियां कहना चाहिए, ब्लंडर्स कहना चाहिए, वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम को ही मालूम नहीं, बाकी पूरी दुनिया को मालूम। तो जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो या पिटा हुआ सिलेक्टेड हो, सुन लो, ये नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ। अगर तुमने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो तुम नवाज शरीफ की ये ताकत को काम नहीं कर सकते। तुम उल्टा अपना ऐसा नुकसान कर दोगे कि तुम्हें इस धरती पे तो क्या जमीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं। इमरान खान, ये बात तुम भी याद रखो और अपने बड़ों को भी समझा दो। मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। वैसे तो कुछ माह से कश्मीर में खामोशी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे घन गरज नहीं थी, लेकिन आज मरियम ने तोपों के धाने मरियम नवाज़ ने पूरे खोल दिए। यहाँ तक कह दिया सिलेक्टर्स को, उनका मतलब आप समझते हैं ना, उनके तो सिलेक्टर्स का मतलब है फ़ौज को उन्होंने खुल के कह दिया ज़मीन के ऊपर क्या नीचे भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी फ़ौज। इमरान खान को कह दिया आप अपने बड़ों को भी समझा दें, ये पार्टी का मिजाज बदल गया है, अब ये मुफाहमत वाली नहीं है, मज़ामत वाली पार्टी है। हमने देखा है जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है कश्मीर में, आहिस्ता आहिस्ता जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में अप द एंटे होता रहा है, और आज शायद क्लाइमेक्स लग रहा था, अगर इसके आगे तो पता नहीं अब क्या रह गया है, लेकिन एक कांस्टेंट अपवर्ड हमें एक स्पाइक नज़र आई, जिसमें रोज़ बयानियाँ सख्त से सख्त होता गया। और लड़ाई मसला जो है, झगड़ा तो इलेक्शन का है, लेकिन कश्मीर में पहले भी इस पर प्रोग्राम कर चुका हूँ कि एक बड़ा सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे ये बात करनी, और बार बार दो बातें हो रही हैं। एक तो ये कि फ़ौज और इमरान खान मिल के कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, दूसरा कि ये जो कश्मीर का फ़ैसला कर लिया है गवर्नमेंट ने कि इसको सूबा बना के छोड़ेंगे, और आज उन्होंने अपने जलसे के अंदर ये कैटेगोरिकली लोगों को कहा कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि कश्मीर का सूबा बनेगा, आप क्या अपनी खुद मुख्तारी जाने देंगे, क्या आप लेने देंगे। ये बड़े सीरियस है, और इन तमाम इश्यूज़ को इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा उछाल रहा है, और वहाँ पे जिसकी वजह से एक मायूसी भी फैल रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, बिकॉज़ वहाँ पे तासुर ये जा रहा है कि शायद वाकई कोई डील हो गई है इमरान खान और फ़ौजियों की मिल के कि कश्मीर का स्टेटस कि बेसिक आसान लफ्ज़ों में जो आपके पास है आप संभाल लें, जो हमारे पास है हम संभाल लें, और कश्मीरी के भाड़ में। ये कॉन्सेप्ट निकल रहा है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों हाई हो गया? दो तीन सवाल उठते हैं। क्या हाउस ऑफ शरीफ को तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं कि किसी किस्म का उनका रिप्रोचमा या डील के अब चांसेस नहीं रहे, या आने वाले दिनों में जो अदालती फ़ैसले हो रहे हैं क्या उसके लिए इतना प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि उन फैसलों पर असरअंदाज हुआ जाए? आखिर इतना एक्सट्रीम, क्योंकि जब जलसे शुरू हुए थे आपको याद है, उसके बाद फिर बैक ऑफ कर गई थी पार्टी, और फिर मुफाहमत की बातें शुरू हुई। फिर शहबाज शरीफ आए, उन्होंने यहाँ तक बात की मैं अपने भाई के पाँव पकड़ूंगा, लेकिन हमें शहबाज शरीफ बिल्कुल खामोश नज़र आ रहे हैं। तो क्या फ़ैसला कर लिया है नवाज शरीफ साहब ने कि वो ये अब जो क़यादत है वो मरियम नवाज़ ही करेंगी? बिकॉज जो बयानियाँ है वो तो एक्सट्रीम पे आ गए। इन तमाम चीज़ों में बातें करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जुडिशल रिफॉर्म से ही बात करेंगे। कल भी मैंने प्रोग्राम किया था, यकीन माने हैरान कौन उसका रिस्पॉन्स था, बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और भी बहुत बातें बताई कि क्या वक्त आ गया है कि मसला अब ख़त्म हो जाए कि सीनियर जूनियर लेवल या मेरिट पर जज लगेंगे या सीनियरिटी पर लगेंगे, या सिर्फ चीफ जस्टिस की मर्ज़ी से जज लगेंगे। अब वक्त आ गया है कि जुडिशरी का भी ये फ़ैसला हो जाए। मेरे साथ इस पहले हिस्से में मौजूद हैं आमिर मतीम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, थैंक यू वेरी मच, मज़हर अब्बास साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी मोहम्मद अदनान साहब। आप सोचोगे चौधरी अदनान साहब कौन है? ये एक MPA थे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने, हम उस पर भी बात करेंगे, रिंग रोड स्कैंडल पे भी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया कि जी बड़े माफियाज़ हैं इस मुल्क के अंदर, और लैंड माफिया भी उसमें से एक है।
तो ये एक बड़ी क्लासिक चीज़ है जो इनके आप जब किस्सा सुनेंगे अदनान साहब का, किस तरह इनको अपॉइंट किया वज़ीर आज़म ने कि लैंड माफिया की निशानदेही करें, और जब इन्होंने निशानदेही कर दी तो इनको रगड़ दिया लैंड माफिया ने, इनको नहीं बहुत से सरकारी अफसरान को भी। खैर वो बाद में बात करेंगे। आमिर, लेट्स स्टार्ट विद यू क्विकली, कश्मीर में क्या हो रहा है भाई? मालिक, एक होती है शोला बयानी, वलवला अंगेज़ी, एक होता है जहर आलूद। ये मरियम बीबी का जो है, और जब आप प्राइम मिनिस्टर रही तो उसके लिए कैंडिडेट अब वो वर्चुअली जानशीन बन गई है नवाज शरीफ की, इतना जहर नहीं होता। और किस जगह? कश्मीर में ठीक है, मजमा ज़्यादा देख के इंसान को जोश आ जाता है, पर वहाँ का एक जो कश्मीरी इसमें सियासी शऊर बहुत है। वो मजमा में मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप श्रीनगर भी गए थे, आप उस साइड पे लोगों को मिले भी हो। मुझे याद है आप जब आए आपने कहा यार एक तो पीटीवी बड़ा देखते हैं और दूसरा हमारा मीडिया मॉनिटर करते हैं, और बड़े ही सेंसिटिव हैं जब पाकिस्तान के लोग कश्मीर में जाके बात करते हैं। मालिक, वहाँ पे जो केबल के ऊपर ये उनकी वहाँ पे ताकत है कि सारे ही पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम चैनल्स आते हैं और वो हर वक्त बैठ के देखते हैं और वो यही गिले करते हैं। और मैं बिल्कुल इमेजिन कर रहा था कि वो क्या सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, पाकिस्तान की फ़ौज भी बिक गई है, प्राइम मिनिस्टर भी बिक गया है, और उस वक्त वहाँ पर बड़ा क्रूशल टाइम है। इंडिया जो है, मोदी साहब ने वहाँ की जो पहले कमर तोड़ी लोगों की, कश्मीरियों का एक ग्रुप बुलाया हुआ है और वो रीथिंक कर रहे हैं कि 370 को जो है वो रिवाइज करना ऐसे टाइम पे। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये सियासी गैम्बल भी खेल रही हैं। सियासी गैम्बल इसलिए खेल रही हैं कि ये ट्रेडिशनली जो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन जीतती है हमेशा। तो अगर तो ये अपसेट कर लेती हैं, बहुत बड़ी बात होगी जो है, जो कि मुझे मुश्किल नहीं होगा। मगर फ़र्ज़ करें ये अपसेट नहीं कर पाती हैं और इस तरह की ज़ुबान के बाद ये जो गिर जाता है, तो इन्होंने जो बयानिया एक बनाया था कि पंजाब में 11 बाई इलेक्शन जो जीते थे वो एकदम उस पिच पे था कि जनाब इनका अभी भी जोर है। इतने जोर रह जाने के बाद, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था, जब वो रिजल्ट ना आए तो सारी इनकी कैंपेन और ये सारी जो यूं उठान है ना, ये एकदम धड़ाम करके दोबारा बैठ जाएगी। मैं भी वापस आता हूँ, मैं मजहर को उसमें शामिल कर लूँ। मजहर, इतना फौज और इमरान खान को, इतना इमरान खान को चल समझ आती है, पोलिटिकल अपोजिशन है, इतना ज़्यादा फ़ौज को बीच में इस वक्त रोपिन कश्मीर में बैठ के क्यों किया जा रहा है? इसका ज़ाहिर है ब्लो बैक भी है, रोज़ शहादतें भी हो रही हैं। कल हमारे एक ऑफिसर और जवान शहीद हुए पिछले 4 दिनों में। एक माह के अंदर 45 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हुई हैं पाकिस्तान में। अगेन एक वेव ऑफ वायलेंस आया हुआ है। वहाँ बैठ के ये कहना कि आप ज़मीन के ऊपर तो क्या ज़मीन के नीचे भी आप अपना मुंह छुपाते फिरेंगे और अपने तुम बड़ों को बता दो, ये कर दो, ये फिर फुल फ्रंटल हो गया है। लगता है कि मेथड टू मैडनेस है, बिकॉज ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई है स्पीच, ये एक दिन की स्पीच नहीं है। क्यों, आपके ख्याल में कोई लॉजिकल क्या वजह है इसकी? शुक्रिया मालिक। देखिए, मुझे लग ये रहा है 2-3 वजूहात इसकी हो सकती हैं। एक तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि एग्रेशन है, एग्रेसिव है और रिस्पॉन्सिव है क्राउड। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्राउड रिस्पॉन्सिव है, तो कैंपेन तो उन्होंने बना दी है। अब ये जो गुस्सा है, ये किस चीज़ का गुस्सा है? ये पीडीएम की नाकामी का गुस्सा भी हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी की उनके बकौल दगा का गुस्सा भी हो सकता है, ये हाल ही में जो शहबाज शरीफ साहब ने जो भी कोशिशें की थी, जिससे बज़ाहिर लगता है कि मरियम नवाज साहिबा खुश नहीं थी, हालांकि उन्होंने आज या कल शहबाज शरीफ जिंदाबाद के भी नारे लगवाए पहली मरतबा। ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये इन्होंने तीसरी दफ़ा एक जलसे में कहा है कि अब ये जमात मुफाहमत की नहीं, मुज़ाहमत की जमात है। जो मुफाहमत की बात करते थे शहबाज शरीफ, चचा को भी समझा लें। चचा को भी समझाना पड़ेगा। लेकिन मज़ाहमत, असल चीज़ ये है कि अभी मज़ाहमत की बात करना और चीज़ होती है, मज़ाहमती जमात बनना और चीज़ होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ कहते थे कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, नज़रियाती अपने आप को कहना और चीज़ होती है और नज़रियाती बनना मुख्तलिफ होता है। तो वो टेस्ट तो अभी मरियम नवाज साहिबा का आना बाकी है। और फिर जो मुकदमात का मसला है उसमें भी जो है वो ये मिलकर, हालांकि मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी और अब जो गालिबन अब ईद से पहले तो मुझे नहीं लगता, ईद के बाद ही शायद हो, वो कश्मीर के इशू पर थी। अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी है वो कश्मीर और इंटरनल सिक्योरिटी पे होनी है मीटिंग। अब उसमें ऐसी सिचुएशन में
जब मरियम नवाज इस पिच पर कैंपेन को ले जाएंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुस्लिम लीग नून। लेकिन मैं यही समझना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन के लिए भी मज़र कि आप लफ्ज़ का यूज़ करते हो गुस्सा, मुझे गुस्सा नहीं नज़र आता, मुझे बाकायदा ये प्लान स्ट्रैटेजी से नज़र आता है। बिकॉज आप एक के बाद आप बढ़ाते जा रहे हैं उसका जो उस लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म है या व्हाटएवर, एक पिच पे आप लेके जा रहे हैं और दो चीज़ें कॉन्स्टेंटली आप लेके जा रहे हैं। डील हो गई है, सूबा बन रहा है कश्मीर, फ़ौज और ये इमरान खान मिल के गेम कर रहे हैं और कश्मीर का सौदा हो गया है। ये बड़ा सीरियस एक चार्ज है, तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। देखिए मालिक, देखिए अभी जो चीज़ थोड़ा सा फ़र्क वो आया है वो ये कि इस पूरी कैंपेन में किसी एक जगह पे नवाज शरीफ ने अब खिताब करना छोड़ दिया है, नवाज शरीफ ने बयानात देने छोड़ दिए हैं। ये बिल्कुल टोटली अब उन्होंने, लगता ये है कि उन्होंने पार्टी मरियम नवाज को हैंड ओवर कर दी है, लेकिन शहबाज शरीफ फैक्टर भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन शहबाज शरीफ फैक्टर को बहुत ज़्यादा लगता यह है कि कामयाबी नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा उनके मामला ठीक नहीं होते नज़र आ रहे, तो यही एक ऑप्शन उनके पास रह जाता है जो कि डेंजरस है। हालांकि इसमें शक नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि एन क्या फाइनल मुझे एक बात बताएं, जिस पिच पे मरियम ले गई हैं, हम बात करते हैं कि मैं इनके MNA से मिलता हूँ, आप भी मिलते हो, इनके MPS से मिलते हैं, सेंटर से मिलते हैं, प्राइवेटली सारे कहते हैं कि जी हमने नहीं लड़ना फलाने से, हम लड़ने नहीं आए हुए, हमें मुफाहमत चाहिए, कोई एग्जिस्ट करना। और सबसे बड़ी उनको फिक्र ये है कि अगर 2023 का इलेक्शन आता है और ये आम तासर हुआ कि ये जो मरियम लेड जमात है ये फुल क्लैश में है फ़ौज के साथ और बाकियों के साथ, उनका ख्याल है कि हमें कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे। जिस लेवल पे मरियम लेके जा रही हैं, क्या थोड़े अरसे बाद इनके साथ बाकी लोग खड़े होंगे इलेक्टेबल्स? मुझे लगता है प्रिसाइजली इसलिए ये स्ट्रेटजी ये है कि वो जो मुफाहमत वाला ग्रुप है पार्टी के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। ये मज़र ने बड़ी अच्छी बात की है कि हाल ही में जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर जो हमें इतलाएँ आई हैं, वहाँ पे अगर इतना बड़ा कश्मीर का सौदा हो रहा था तो पार्टी को कुछ ना कुछ तो बात करनी चाहिए थी ना, किसी ने वो बात नहीं की है। और उसके बाद फिर आपके ही प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था कि वो जो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होने के ऊपर जो है, तो वो ख्वाजा आसिफ साहब बड़े कदावर आदमी हैं पार्टी के अंदर, वो अकेले नहीं हैं, तो वो मुफाहमती जो लोग हैं वो ग्रुप शायद बढ़ गया है। तो ये मैसेज कश्मीर की उसमें देना चाह रहे हैं कि जनाब अगर नवाज शरीफ और मरियम कि अगर किसी ने करनी है तो अपनी राहें जुदा कर लें। तो मैं तो सिर्फ आरवे और हाईवे डिवीजन ऑफ द पार्टी है, ये अब उस लेवल पर जा रही हैं कि या हमारे साथ चले जाएं या राहें जुदा कर लें। ये मेरा ख्याल है ये दरार जो थी ना छोटी, ये बहुत बढ़ गई है। उन्होंने ऑप्शंस नहीं दे रही दरमियान में जो लोग थे ना कि इधर भी काम चला रहे हैं उधर भी हैं, तो उन्होंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये रूबिकॉन है, इसका इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, आर्या पार जो मरियम कहती है आर्या पार। जी जी मज़र। हाँ आमिर, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है कि शहबाज शरीफ को भी कामयाबी नहीं मिल रही, यानी मुफाहमत वाले जो लोग हैं उनको भी कोई बड़ी कंसेशन नहीं मिल रही। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि शहबाज शरीफ, मादी में भी ये हुआ जब GT रोड से यार कंसेशन मज़र का एक फर्क है पार्टी के लोगों के लिए कंसेशन होना कि वो उनको जो बाकी लोग हैं ये बात कर रहे हैं शरीफ खानदान की कि हमारे लिए कंसेशन है पार्टी के अंदर जो लोग दूसरा मज़र वो कह रहे हैं कामयाबियां आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू हो गई हैं ना, बेल्स होनी शुरू हो गई हैं, लोग बाहर आने शुरू हो गए। लेकिन मैं इस बहस को यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ कि जैसे आमिर कहते हैं, डू यू एग्री कि वो इतना ज़्यादा उसको बार सेट कर रहे हैं कि जी आप फैसला कर लें, या आप हमारे साथ हैं या आप नहीं हैं, आप दाएं बाएं नहीं होगा, अब या आप नवाज शरीफ के साथ मरें जिएँ या आप फारिग हैं। डू यू एग्री मज़र? और फौज को भी साथ एक प्रेशर में लाने, जुडिशरी को भी प्रेशर में लाने की कोशिश है। मालिक, मुझे ये पार्टी दो हिस्सों में तो तकसीम होती नजर नहीं आ रही। ये जरूर हो सकता है कि अगर मरियम नवाज साहिबा फर्ज करें कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ जाता है, नवाज शरीफ भी आउट, मरियम नवाज भी तो फिर वो जो सी थियरी है पार्टी आपके दो हिस्सों में शायद तकसीम ना हो, लेकिन इंडिपेंडेंट्स के ग्रुप्स फिर मुझे बनते नजर आ रहे हैं अगले इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस के ग्रुप।
और उसमें जो तो हो गई है ना, जब दो ग्रुप एक अलहदा शहबाज शरीफ साहब और बात कर रहे हैं, ये और बात कर रही हैं, वो तो ऑलरेडी डिवीजन तो वो नजर आती है। अब फॉर्मली शायद अभी बिल्कुल नहीं होगा, ये इलेक्शन के करीब होगा। चले आप अगला सब्जेक्ट भी बात कर ले, हम यहाँ खत्म इसमें तय कर लेते हैं कि एक बहुत बड़ी हाई रिस्क गेम पे चली गई हैं मरियम नवाज। चाहे उनका मकसद इससे पार्टी का कंट्रोल लेना है, उनका ख्याल है शायद मैं इतनी फीवरिश पिच पे ले जाऊंगी कि पार्टी का कंट्रोल तो मेरे पास आ जाए, बिकॉज क्राउड को तो वो गैल्वनाइज कर रही है, क्राउड तो उनको देख के रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हों, पहले भी हमने काफ़ी मियां साहब के फैसले देखे। मजाज है कि क्राउड जो बड़े चल जाते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी बरादरी और अपने मफादात दे के ही वोट देते हैं। 70 साल का यही रिकॉर्ड है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस हाई पिच पे जाके एंटी इतना बढ़ा के अगर ये धड़ाम करके गिर गया तो मुझे लग रहा है ये तीसरे नंबर पे शायद पार्टी आए, तो फिर ये सारा बयानिया जो है ना, ये हाई पिच ये एकदम से नीचे गिरेगा। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट आ जाती है फिर क्या होगा? नहीं, कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में ये कोलिशन बन जाती है, कोलिशन बनती है, पहले भी बनी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है वहाँ पे। बनेगी कोलिशन किसकी बनेगी? पीटीआई, मुझे तो पीटीआई की बनती नजर आती है। पीटीआई की लगता है कि गवर्नमेंट की एट द एंड ऑफ द डे बन जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में भी सर आजाद भी आ जाते हैं, इस तरह अभी काफी लोग आजाद भी हैं, डोंट वरी, इतनी ज्यादा सीटें नहीं है, ये कोई 350 का हाउस नहीं है, बड़ी थोड़ी उंगलियों पे गिन सकते हैं। अच्छा, दूसरा इशू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी कहा कि इस मुल्क में माफियाज बढ़े हैं, और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कल नाज़रीन आपने देखा होगा एक्स कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन महमूद और जो कलेक्टर थे लैंड एक्विजिशन के, वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया एंटी करप्शन, और ये बिलियंस का स्कैंडल है, बड़े अरसे से बन रहा है। पहले इसमें वुज़रा के नाम भी आ रहे थे, चौधरी सरवर का नाम आ रहा था, जुल्फी बुखारी का आ रहा था। वो इनिशियल जो एंटी करप्शन इंक्वायरी है उसमें तो उनको एक सॉर्ट ऑफ क्लीन चिट ही लगता है मिल गई है, लेकिन आमिर से बात करेंगे, सर हिला रहे हैं, लेकिन जो इनिशियल मलबा उधर आया। लेकिन एक और चीज़ मैं डालना चाहता हूँ कि पहले प्राइम मिनिस्टर की बात सुन लें, और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। ज़मीनों का जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जो अब हम इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कि ये जो अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि ज़मीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते। सारा प्रोसेस है पेपर पुशिंग का, जिसमें फाइल गुम हो जाती है, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है, आपको पता है जी। एक मैंने वो गुलाम सरवर कहना था, मैं चौधरी सरवर कह दिया। मैं कहा गवर्नर साहब कहीं दुखी ना हो जाए। चौधरी मोहम्मद अनाज साहब मेरे साथ फ़ोन पे हैं, ये MPA हैं PTI के पिंडी से, शेख रशीद साहब के नीचे इलेक्शन लड़ते हैं, और ये फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर रेवेन्यू भी थे। 2019 में इनको टास्क दी प्राइम मिनिस्टर ने कि आप जो सा है ये लैंड माफियाज को पकड़ें और आइडेंटिफाई करें। बकौल इनके इन्होंने कोई 300 अरब से ज़्यादा की जायदाद जो लैंड इंक्रोचर्स के पास थी उसको दिखाया, बताया। इनको धमकियाँ मिली, और इन्होंने फिर नवंबर के अंदर ख़त भी लिखा वज़ीर आज़म को कि जी मुझे इस तरह धमकियाँ मिल रही हैं और मुझे लैंड माफिया वाले कह रहे हैं कि हम आपको फारिग करवा देंगे। और बात बड़ी ज़बरदस्त ये थी कि वाकई 1 माह बाद इनको फारिग करवा दिया, इनको डी नोटिफाई करवा दिया। और जिन लोगों ने इनके साथ अफसरान ने कहीं पे कार्रवाई की, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी उस वक्त के वो भी शामिल थे, उनके तबादले हो गए। जिस पटवारी ने कहीं फ़र्दें बना के बताई उसके भी तबादले हो गए। तो जहाँ वज़ीर आज़म बात करते हैं कि जी कानून बड़ा कमज़ोर है, अपने हैंड पिक्ड लोग को तो वो खुद बचाते नहीं हैं। दांसा से पूछा, दांसा वेरी क्विकली क्या हुआ था आपके साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मालिक साहब खैरियत से, आप ठीक हैं? जी मैं क्योंकि आपने क्विकली कह दिया है तो मैं आपको फिर जल्दी में यही बताऊंगा कि मुझे जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क दिया था 28 अगस्त 2019 को, और तकरीबन 3 से 4 माह में मैंने और कमिश्नर पिंडी जो उस वक्त थे साकिब जफर साहब, उन्होंने मिल के लैंड माफिया के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त एक्सरसाइज की थी। और उसमें रेवेन्यू के जो लोग थे, अफसरान भी और बाकी लोग भी जो नीचे नायब तहसीलदार और बाकी लोग होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स दी थी कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट लैंड है, स्टेट लैंड है, रफ़ा-ए-आमा की लैंड है, वो लैंड जो किसी सूरत सेल नहीं हो सकती, ना काबिल तकसीम जिसको कहते हैं आप। तो वो हमने रिपोर्ट्स दी थी बड़ी ज़बरदस्त। जो पिंडी में GT रोड पे ये सवां के आसपास बेल्ट है, इस पे इस वक्त जो 8 कनाल का प्लॉट है वो 1.5 अरब से ऊपर का है। तो हमने तकरीबन हज़ारों कनाल ज़मीन ये आइडेंटिफाई करके बताई थी कि स्टेट लैंड है या कॉमन लैंड है, इसे कोई भी शख्स या कोई भी लोग बेच नहीं सकते, कोई हाउसिंग सोसाइटी इधर बन नहीं सकती। तो ये चीज़ें हुई थी। और उसके बाद ये हुआ कि जिन जिन लोगों ने, जिस DC ने वहाँ पे ऑपरेशन किया,
उस वक्त के जो AC वगैरह वहाँ पे शामिल थे उस ऑपरेशन में, उस जगह वागुजार करवाने के हवाले से, उन सबको विद इन 1 वीक ट्रांसफर कर दिया गया और उनका कसूर यही बताया गया कि आपने क्यों इतने मजबूत माफियाज को हाथ डाला है। तो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी और बड़ी। एक सेकंड, आप अपॉइंट हुए अगस्त 2019 में, नवंबर को 2001 साल के बाद आप खत लिखते हैं वजीर आजम को कि मेरे साथ ये धमकियां मिल रही हैं, उसके 1 महीने बाद आप फारग कर दिए जाते हैं, यही हुआ ना आपके साथ? जी बिल्कुल। तो जो आपने वजीर आजम को खत लिखा उसमें कोई जवाब आया, उस पर कोई बात हुई? नहीं जी, मुझे तो उसका कोई ऐसा पॉजिटिव आंसर नहीं आया, लेकिन ये हुआ कि उसके बाद जो मैंने चीज़ें बना के भेजी थी ऊपर, और मेरी जो रेवेन्यू पॉलिसी भी थी, कुछ तजावीज़ थी, उस हवाले से काफ़ी काम हुआ और काफ़ी चीज़ें रिकवर हुई पिंडी में खासकर। आपने 2 चीज़ें आपके अंदर है, उससे आपने कहा है कि इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, एक PMLN के कुछ सेनेटर थे, उनके खिलाफ थोड़ा बहुत एक्शन हुआ, और एक PTI के मेंबर थे जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर भी हैं, जहाँ से NOC इशू होते थे जाली कागजात के ऊपर। ये कौन सा सेनेटर था PMLN का और कौन सा PTI का ये मेंबर था जो ये जाली डॉक्यूमेंट्स भी बनाने में शामिल था? हाँ जी, ये मलिक साहब मैं पहले भी बता चुका हूँ और सारी रिपोर्ट्स में उनका जिक्र भी है। रेवेन्यू ने जितनी रिपोर्ट्स दी हैं उसमें एक सेनेटर जो N के थे चोई तनवीर खान, और हाजी अमजद जो अभी हमारी PTI के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, वो उनके बारे में स्ट्रेट अवे 2012 से रिपोर्ट्स रेवेन्यू अफसरान ने दी थी कि ये लोग इस स्टेट लैंड पे और यहाँ जगह पे नाजायज काबिज हैं। ये हाजी अमजद साहब PTI के MP हैं, ये स्टेट लैंड पे काबिज हैं, इनके खिलाफ 2012 से बकौल आपके रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता, ना चीफ मिनिस्टर ना वजीर आजम, किसी ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो लिख ही सकता है ना जी, हमें तो जो टास्क मिलता है हम तो लिख के आगे भेज देते हैं, आगे जो काम करना होता है। इस हवाले से जब भी मीटिंग हुई है और जो खासकर प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की है, उन्होंने तो स्टेट वे इदारों को कहा कि आप कार्रवाई करें। प्राइम मिनिस्टर ने जब भी मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा, और उसके बाद वो खाना पूरी हुई, कार्रवाई उस तरह नहीं हुई, क्योंकि माफियाज को बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते। जब आपके जिम्मे, आखिरी सवाल, जब आपको प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने आपको डायरेक्टली दी, किस तरह, क्या ताल्लुक था, किस बेसिस पे आपको चूज किया था प्राइम मिनिस्टर ने? मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी रेवेन्यू था, सो ये महकमा माल जिसे कहते हैं, और ये रेवेन्यू के मामलात को मैं समझता था। मैंने लेटर्स लिखे थे प्राइम मिनिस्टर को कि ये जितनी जगह हैं जो हम स्टेट लैंड है, और अगर ये हम रिकवर करते हैं तो पिंडी के तमाम मेगा प्रोजेक्ट इन पैसों से हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी अमाउंट थी, इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे। चले, आई होप अब आपको ठंड पड़ गई होगी, अब आप आम MP की जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। मलिक साहब, बात यह है कि मैं तो अभी भी उन्हीं कामों पे हूँ, और मैंने तो लोगों को कहा है कि एज ए शहरी भी हम काम कर सकते हैं माफिया के खिलाफ, नहीं कि इसके लिए आप MP हो या MLA। चले, अदनान बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने का। आमिर मतीन साहब वो कह रहे हैं, उन्होंने नाम भी ले लिया है, PTI के MPA साहब हैं, जाली कागजात पे वो करते हैं, MPA भी बैठे हुए। फिर प्राइम मिनिस्टर किस तरह रोते हैं, रोना कि जी कानून बड़े कमज़ोर हैं, माफिया बड़े तगड़े हैं। मालिक यहाँ पे जो है मतलब कि वो छोड़े, आप शुगर माफिया नहीं पकड़ी गई, गंदम माफिया नहीं पकड़ी गई। फेवरेट्स का गेम होती है, गुड कॉप्स होते हैं अपने और बैड कॉप्स होते हैं, इस तरह ही चल रहा है। ये जो रिंग रोड का इतना बड़ा स्कैंडल आ गया, ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि बड़ी बात है, क्रेडिट जाता है कि इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में अपने ही कर लिया, और फिर रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। मगर हुआ ये सिर्फ इसलिए था कि जो मलिक रियाज साहब, मैं नाम ले लेता हूँ, उनके मफादात के साथ ये रिंग रोड टकराव कर रही थी। पहले जो उनकी ये बैरिया में से होके आती है, तो वो रिंग रोड 25-30 किलोमीटर के अंदर आप पिंडी एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। उन्होंने 65 की जब कर दी थी तो उनके कंपेटिटर्स भी को फ़ायदा जा रहा था। तो शिकायत जो लगी, उनका जो फ्रेंड्स का ट्रॉयका वहाँ पे जो PM हाउस में बैठा हुआ है, PM सेक्रेटेरिएट में, आज़म खान साहब और ये अपने शहजाद अकबर साहब, इन सब ने, क्योंकि इनके मफादात और इनके के साथ टकराव आ रहा था, तो ये जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट आ गई है, वो इसलिए आ गई। रिपोर्ट गलत नहीं है, क्लियर हो गया मिनिस्टर्स। ये एक तासुर कायम किया जा रहा है, यहाँ तक कि आप भी उस दरगे में आ गए हैं कि ये कह के
रिपोर्ट ने एक्चुअली जो पहले आई थी रिपोर्ट में अफराद की थी, कमिश्नर साहब की थी, 2 डिप्टी कमिश्नर, वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो थी, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी थी। अब ये ऑफिशियल इंक्वायरी आ गई है। उन्होंने लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी है ना, 99% जो है कमिश्नर ने साइन किया, दूसरे दो ने नहीं किया, वो कंट्रोवर्शियल थी। अब ये सरकारी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, एंटी करप्शन की तरफ से आ गई है, उन्होंने सारे इंडोर्स किया है, मगर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये जो लैंड माफियाज को वहाँ पे हाउसिंग सेक्टर को फायदे पहुँचाए गए हैं, दिस इज टू बी डिटरमिन्ड लेटर। इसकी तफ्तीश अब होगी कि उसके अंदर ऑफ कोर्स देखा जाएगा उसके अंदर वैसे सरवर साहब बाकी लोग हैं या नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग इनको निकाला नहीं। उस फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी में ही वैसे बड़े इंटरेस्टिंग हैं कुछ फैक्ट्स, ठीक है। जैसे आमिर ने कहा कि वो चीज़ होगी, मैं नाज़रीन से शेयर कर दूं। जो वसीम ताबिश साहब हैं, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो थे, अभी बी रोल पे आप देख रहे होंगे, आज पेशी में भी गए थे जब उनका रिमांड हुआ उनका और कमिश्नर साहब का, एक्स कमिश्नर साहब का, तो उनके बारे में क्या कहती है, उनके बारे में ये भी अलेज्ड है कि जो टॉप सिटी है उसमें 12 प्लॉट्स हैं उनके बेटे और बहू के नाम पे। फिर एक कंपनी बनी उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में, लाइफस्टाइल डेवलपर्स, जिसने कहा कि एलिजिडली ये जनवरी 31, 2020 को बनी और एलिजिडली इसने 2300 कनाल ख़रीदा है उन तमाम रिंग रोड के की एरियाज़ में। ये आपको ये इनका जो ये लाइफ रेजिडेंशियल का बैकग्राउंड में ऐड कर दूं कि इन्होंने 150 कनाल शेख रशीद से ख़रीदा है और उस अच्छा, जब वो कह रहे थे कि मुझे क्या पता, कंट्रोवर्सी पब्लिक हो चुकी थी उसके बाद ख़रीदा है। हमने शेख साहब ने बड़ी कोशिश की है रेट बता दें। उसके बाद जो है इनको अभी रिसेंटली इसी 1-2 हफ्ते पहले एयरलाइन का लाइसेंस मिल गया है, जिसके लिए क्लियरेंस भी जो देती है इंटीरियर मिनिस्ट्री। ये हैं मलिक साहब हैं, तहसीन, मलिक तहसीन इनका नाम है, ये इसके मालिक हैं। ये एक्यूज्ड बंदे को शेख रशीद साहब ने जो है 150 कनाल, इनकी इंक्वायरी के अंदर जो पहले कमिश्नर की इंक्वायरी थी उसके अंदर जिन हाउसिंग स्कीम्स का नाम था कि इनको तफ्तीश की जाए, उसमें लाइफ रेजिडेंशिया भी थी। जब अक्यूज्ड में नाम आ गया उस स्कीम का, ये कंपनी तो लाइफस्टाइल डेवलपर्स है कोई, ये जिसका रिपोर्ट में एलिजिडली, ताकि लीगली हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम ये रिपोर्ट कोट कर रहे हैं। लाइफ रेजिडेंशिया जो है ना उसके अंदर उसकी मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ कि इसमें सिर्फ ये नहीं है, शेख रशीद साहब का भी नाम है और उनकी कंपनी को जो क्लियरेंस जो एयरलाइन को मिलने के लिए दो क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं क्रूशल, एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की, एक एविएशन की, दोनों के अंदर इसके अंदर मशकूक है। एक सेकेंड, आप डॉट ये जोड़ रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर से उन्होंने ज़मीन खरीदी। हम कोई इलीगैलिटी नहीं एलेज कर रहे, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और जो एविएशन मिनिस्टर का नाम आ रहा था कि बेनिफिशरी हैं, अब जो भी इस्टेब्लिश होगा, क्लियर होगा, वो लाइसेंस में रोल उनका होगा, उनका लाइसेंस के अंदर बिल्कुल पहले ही ये 3 डॉट जुड़ते हैं। इल्ज़ाम ये है कि जनाब फनल एरिया में आपने जो एक नोवा जो हाउसिंग सोसाइटी है उसको कैसे एनओसी एविएशन ने दे दिया और उनके ख़ानदानी ताल्लुकात भी गुलाम सरवर साहब के साथ हैं, ये उन पर इल्ज़ाम आते हैं विच आर येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बज़र एनी कॉमेंट? मालिक, मैं तो जिस शहर में रह रहा हूँ यहाँ कई रिंग रोड्स हैं। आपको तो मदर, आप तो गरीब आदमी, आपके पास तो पता ही नहीं आपको सिफरे कितने लगने हैं, आपसे तो ये बात करना ही फजूल है। और ये तो शुक्र करें मालिक कि वहाँ भी जो आपके साथी बात कर रहे थे दूसरे, कि वो उनको सिर्फ थ्रेट्स मिली हैं। यहाँ तो जज फारिग हो जाते हैं और फारिग ऐसे ही नहीं होते हैं, दुनिया से फारिग हो जाते हैं। और ये हुए हैं, यहाँ वाक़यात ऐसे हुए हैं। तो यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग माफिया है, लैंड माफिया जिसे हम कहते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है। और चूंकि एक टर्म जो पिछले कई सालों से हमारे यहाँ यूज होती है, फ्रंट मैन, ऐसे ऐसे फ्रंट मैन है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन मिनिस्टर है, इसके पीछे कौन पॉलिटिशियन है, इसके पीछे। और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है कराची से लेके खैबर तक। ये बात सही है, ये बात सही है। ये ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं। आप क्विक कमेंट में ब्रेक पे जाना। रिंग रोड का जो असल स्कैंडल है वो ये नहीं है कि 10 बिलियन उसके रुपए जो उसका वो बढ़ गई थी, कॉस्ट बढ़ गई थी या 2 रुपए बांट दिए थे। असल ये है कि जो पब्लिक मनी लोगों ने खरबों रुपए के प्लॉट खरीद दिए, ये जाली इंटरचेंजेस और गैर कानूनी जो इनसाइड इंफॉर्मेशन, अंदर ही खबर, जिन्होंने या पहले खरीदी या बाद में जो खरीदी की, लोगों के खरबों रुपए गए हुए हैं, वो स्कैम है। 2 चीजें हैं, एक तो मैं एक जायज आम आदमी हूँ, मेरी ज़मीन थी, आपको पता लग गया बिक्री, आपने धोखे से मेरी कोड़ियों के मोल खरीद ली
और आपने उसमें से करोड़ों कमा लिए। करोड़ों कमा लिए, तो और खाली प्लॉट हैं भी नहीं, और दिखाए गए थे कि वहाँ पे जो है ये रिंग रोड गुजर रही है, नक्शे पहले जाली नक्शे लीक किए गए, उसके बाद उनको अलाउ किया। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ज ये भी है कि अटक की साइट पे इतनी ज़्यादा पेमेंट्स क्विकली की हैं अथॉरिटीज़ ने, और वहाँ पे तक उनको पता था कि वो स्कोप में आना है। स्कोप में अटक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी जी मज़र क्विकली। कराची में सुपर हाईवे पे बैरिया टाउन समेत आप कराची से लेके हैदराबाद तक दोनों साइड चले जाएं, इतनी मैंने 80s में एक स्टोरी की थी, 80s की बात समझे, नहीं 80 नहीं सॉरी 92 में एक प्रोजेक्ट 34 बिलियन का स्कैम था। आज आप सोचे 82 में 82 का 34 मिलियन, 3.5 करोड़। चले ऑल वी कैन होप इज, मुझे अब जो यहाँ पे सेगमेंट खत्म करना है, ऑल वी कैन होप इज कि ये मामले लॉजिकल कंक्लूजन्स में जाएं, क्योंकि होता ये है बहुत फैनफेयर होता है, बहुत शोर मचता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है लोग 2-2 साल अंदर रहे, साल अंदर रहे, फिर जमानतें होती हैं, फिर केस ख़त्म हो जाते हैं और जो बिलियंस होते हैं वो जेबों में चले जाते हैं। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आके बड़ा सेंसिटिव इशू हमने डिस्कस करना है, वो वही है जो कल भी बात हो रही थी और उस पर एक बहस चल पड़ी है कि जुडिशरी जिस तरह ये मामला भी हैं, इनका भी फैसला जुडिशरी ने करना है अल्टीमेटली। क्या जुडिशरी ख़ुद अपनी कंट्रोवर्सी से बच पाएगी, ख़ास तौर पे जो है आला अदलिया। और एक मैंने प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले जिसमें मैंने ज़बीउद्दीन मुजाहिद लिए हुए थे, स्पोक्स पर्सन पंजाब तालिबान के, अफ़गान तालिबान के। उन्होंने एक बयान दिया था पाकिस्तानी तालिबान के बारे में। आज उसके ऊपर मैं ख़बर शेयर करूँगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ख़बर है, और अगर सच हुई तो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो जाए। इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। ये जुडिशरी पे बात करने से पहले मैंने आपको पहले कहा था कि खबर आपसे शेयर करनी है, ज़रा सुन लीजिए कि कुछ 2-3 दिन पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद से मैंने पाकिस्तानी तालिबान की बात की थी। उन्होंने क्या कहा था? कहते हैं पाकिस्तान का अंदरूनी मसले हम मुदाखलत नहीं करेंगे। बात वाज़ेह है कि पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी लोग उन्होंने अपने मसाइल हल हो गए, इसका हम तरफदार है कि पाकिस्तानी मसले की मुदाखलत नहीं करेंगे। पाकिस्तानी तालिबान हमारा मसला नहीं है और वो पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के अंदरूनी मसला है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्होंने मसाइल का भी हल हो गए। और हम से जानिब से यही कहते कि हमारे मुल्क से इस कस का भी इजाज़त नहीं है कि हमारे मुल्क से इस्तिफादा करे और दोनों मुल्कों में खुसूसन पड़ोसी मुल्क में मुदाखलत करे और उन्होंने ज़रर पहुँच गए और हमारे मुल्क से इस्तिफादा करे, उन्होंने पाकिस्तान पर या कोई और मुल्क पर हमला करेंगे, इसकी हम इजाज़त नहीं देता हूँ। खबर ये शेयर करनी मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमारे जितने लोग भागे हुए हैं पाकिस्तानी तालिबान के, जो APS के अंदर हमें चाहिए थे दूसरे वाक़यात में, वो उन्हीं इलाकों में पनाह लिए बैठे हैं जहाँ पे अफ़गान तालिबान का अपना कंट्रोल है बॉर्डर के साथ साथ। तो इसलिए ये बड़ा एक हिपोक्रेसी लगती थी और है भी कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम उनके साथ उस तरह नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनको वापस पे नहीं किया। लेकिन डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान एक नेगोशिएशंस के अंदर और ये तमाम दोहा टॉक्स, और पाकिस्तान में अब यहाँ भी 18-19 को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें अफ़गानिस्तान से सबको बुलाया है लीडरान को, उस पर भी बात होगी। तो एक इस इशू को बड़ा डिस्कस किया है पाकिस्तान के अस्करी ज़राए ने उनके साथ और इन्फ्लुएंस यूज़ किया है। इत्तला भी आई है कि जो से अफ़गान तालिबान के सरबराह हैं जिनको वो अमीर कहते हैं, शेख हैबतुल्ला, उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है और वो इस मैंडेट के साथ कि वो उनको कह रही है, नेगोशिएट कर रही है पाकिस्तानी तालिबान को जो वहाँ पे हैं, और कह रहे हैं कोई 6500 के करीब हैं, 6500, और उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने मामला दुरुस्त करें पाकिस्तान के साथ, हम आपकी मदद भी करेंगे कि आपकी वापसी का रास्ता ख़त्म हो, आप कोई कार्रवाइयाँ ना करें, क्योंकि अगर ये 2 चीज़ें सॉर्ट आउट ना हुई या आपने कोई कार्रवाई की तो फिर हो सकता है हम आपको अफ़गानिस्तान से निकाल दें। ये बहुत टॉल ऑर्डर है, होता है नहीं होता मैं नहीं पता, लेकिन शायद पहली दफ़ा एक पॉजिटिव साइड पे एक डेवलपमेंट हुई है। और जो
हमारी ISI फ़ौज जो भी है जो फैसिलिटेट कर रही हैं सारे पीस प्रोसेस को, शायद वो इसमें कामयाब हो जाएं। बहरहाल अगर ये हो गया तो बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी। अब आ जाते हैं जी आज के सब्जेक्ट की तरफ। कल हम बात कर रहे थे जूनियर इशू बन रहा है कि बार भी हड़ताल पे गई, फिर मोहम्मद अली मजहर साहब थे सिंध हाई कोर्ट के जो जूनियर जज थे, शायद 5वें नंबर पे थे, इनको जुडिशल कमीशन ने नॉमिनेट कर दिया था फॉर सुप्रीम कोर्ट। हड़तालें हो गई, वो अभी डेफर हो गया और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रिया भी अदा किया है इनका चीफ जस्टिस गुलजार साहब का कि उन्होंने इसको डेफर कर दिया। लेकिन ये मामला चल रहा है। ये इशू कब शुरू हुआ था? पहला इशू हुआ 2018 में जस्टिस मुनीब अख्तर को एलिवेट किया जस्टिस साकिब निसार ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जुडिशल कमीशन में, इनको सिंध हाई कोर्ट से उठाए, ये जूनियर थे। फिर जस्टिस काजी अमीन, इनको जस्टिस आसिफ खोसा ने 2019 में एलिवेट किया, ये भी जूनियर थे। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये लाहौर हाई कोर्ट से 2019 में, इनको भी जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एलिवेट किया। और फिर जस्टिस मजहर अली अकबर साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट के थे, इनको मार्च 2020 में भी एलिवेट किया प्रेजेंट चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने। और इस पर बहुत पहले डिस्प्यूट था, बहस होती रही, फिर मामला दब गया। लेकिन अब जब 2 जजेस आए, जमाल खान मंदोखेल बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, उस पर लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि बलूचिस्तान से क्योंकि कोई जज नहीं था, तो जितने मेरी लॉयर्स से, उन सीनियर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने इस बात को इशू नहीं बनाया। लेकिन मोहम्मद अली मजहर साहब का मामला अटक गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं आपसे चीज़ शेयर करता हूँ, एक बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, जज भी रह चुके हैं, उन्होंने मेरे से शेयर की। उन्होंने मुझे नोट में आज बताया कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, ये जस्टिस मंदोखेल जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो पहले ही SCC आगे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये और उनसे सीनियर हैं, और CJ सिंध, ये दोनों हाई कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स हैं। यानी कि ये 2 चीफ जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर फैसले कर सकते हैं कॉन्डक्ट पे, उनके अगर कोई शिकायत आए, सब कुछ। लेकिन ये एलिवेट नहीं हो रहे, ना सिंध के चीफ जस्टिस हो रहे हैं, ना तरमिनुल्लाह हो रहे हैं, और इनके बारे में आमतौर पे कहा जाता है शायद इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दोनों बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस समझे जाते हैं। क्या वाकई इस तरह है? फिर वो बता रहे हैं, फिर उन्होंने ये बताया एलेजली अगेन, उन्होंने कहा जब जस्टिस मुनीब अख्तर हुए सिंध हाई कोर्ट से एलेज, तो उस वक्त 10 जजेस उनसे ज़्यादा सीनियर थे। और उसके बारे में कहा जाता है अगेन एलिजिडली, वो ये कह रहे हैं कि जी वो सन इन लॉ थे खालिद अनवर साहब के, और खालिद अनवर जो एक्स अटॉर्नी जनरल हैं, और खालिद अनवर साहब ने साकिब निसार साहब को जज बनाया था, तो शायद उन्होंने फेवर रिटर्न कर दिया। बिल्कुल गलत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब परसेप्शन में भी खुदा न खासा बात आ जाए तो फिर जुडिशरी के ऊपर सवाल तो उठेंगे। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है इरफान कादर साहब ने, एक्स अटॉर्नी जनरल फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट, एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी थे, और मकसूद भुट्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। भुट्टर साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू करता हूँ। आपने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट दिया, जो शायद रेफरेंस जा रहा था जस्टिस कासिम का आउटगोइंग जब वो रिटायर हो रहे थे चीफ जस्टिस, जिसमें आपने कहा कि लाहौर की आला अदालत ने इलेक्शंस में बार के असरअंदाज होने की कोशिश की, और आपने बड़ा ही सीरियस इल्ज़ाम लगाया कि कुछ ऐसे फैसले भी दिए गए जो दूसरों ग्रुप के फ़ायदा पहुंचा रहे थे। कोई प्रूफ आप दे सकते हैं? ये बहुत सीरियस एलिगेशन है जिससे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया है लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि आपने किसी जजेस के नाम नहीं लिए, तो वी डोंट नो कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जी थैंक यू मालिक साहब। मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ा वाज़ेह तौर, आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी जी आ रही है जी। मेरा ख्याल है मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए और फुल कोर्ट को मुखातिब करते हुए मैंने बड़ा वाज़ेह कहा कि चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से कोई ऐसे फैसले आए जिसमें वो उनकी टाइमिंग को इस तरह की थी, इलेक्शन उन दिनों हो रहे थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो वो एक मखसूस ग्रुप को फायदा देने के लिए किया, और इस पे मैं आज पूरी तरह कायम हूँ। बिल्कुल ऐसे हुआ, और ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि ऐसे ही हुआ। और जहाँ तक बात है कि मेंबर्स को बुला के उनको प्रेशराइज किया गया,
वो क्योंकि हमारे ग्रुप के करीबी हमारे दोस्त हैं, जिनको बुलाया गया, जो मिलने से पहले वो मुझे बता के गया कि जी इस तरह हमें बुलाया जा रहा है। तो मैं जी ठीक है, आप आ गया। मैं आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि आपने तो चीफ जस्टिस की बात कर दी है, फॉर्मर की। इरफान कादर साहब, ये जो बहस चल रही है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा देखें जी काबिलियत होती है, सीनियरिटी तो नहीं होती, लेकिन जब सीनियरिटी पे इतने क्वेश्चन मार्क्स उठ जाएं, पसंद नापसंद, जो बंदा चीफ जस्टिस बनने का अहल है तो फिर वो जज बनने का अहल क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट का? क्या असूल होना चाहिए? क्या सीनियरिटी होनी चाहिए या मेरिट, जो वट एवर मेरिट इज? अमरीका में जज होता है, फिर उसकी ओवरसाइट भी बढ़ी है, स्क्रूटनी भी बढ़ी है। क्या निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान में? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मेरिटेड लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि ये जब अपॉइंट हो जाते हैं हाई कोर्ट में तो सडनली पता चलता है कि 6-8 जज इकट्ठे अनफिट हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। एक आधा तो समझ आ सकती है कि भाई अगर दूसरे या तीसरे नंबर पे कोई है और वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कॉम्पिटेंट है और वो हेड ओवर हील सबसे ज़्यादा बेहतर है, आगे है, तो वो तो समझ आती है। लेकिन ये कि 6-8 को इग्नोर करके तो आप 9वें नंबर से अगर लाते हैं या 10वें से या 5वें या 6ठे से, तो उसका मतलब है कि जो ऊपर वाली लॉट है वो तो सारी बड़ी इनकॉम्पिटेंट है। फिर तो इस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोग, पहली बात तो ये है कि वो आ कैसे गए। एक शख्स जो कि हाई कोर्ट में जज बनने का, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का अहल नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में भी जज बनने का अहल नहीं है। और फौज में ये होता है कि जब किसी को भी आप सुपरसीड करते हैं तो वो जो टॉप ब्रास है फिर वो रिज़ाइन करती है, बिकॉज वो इस चीज़ को मान लेते हैं कि अब जो नीचे वाले आ रहे हैं वो हमसे बेहतर हैं। तो यहाँ पे उस तरह के भी नॉर्म्स नहीं हैं। और फिर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो पिछले 10 साल में हुई हैं, मेरे खुद बड़े सीरियस रिजर्वेशन हैं उनके बारे में। और मैं चूँकि खुद मेंबर रहा हूँ जुडिशल कमीशन का, तो मैंने देखा है कि वो मोस्टली जो शॉर्ट्स कॉल करते थे वो चीफ जस्टिस साहब करते थे और अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहते थे बना देते थे। और मोस्टली जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पिछले 10 साल में, वो इस वजह से नहीं हुई कि उनको क्या आता है, बल्कि इस वजह से हुई हैं कि वो किन को जानते हैं या उनके किससे ताल्लुकात करीब हैं। कोई मुझे बताएं जस्टिफिकेशन है कि सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पिछले 3 चीफ जस्टिस ने मौजूदा मिला के नहीं एलिवेट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एलिवेट नहीं किया। कोई वजह है कि जो शख्स चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का वो अहल ना हो एलिवेट होने के सुप्रीम कोर्ट में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि अगर कोई भी वजह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखती और सीनियर को इग्नोर करती है, तो मैं समझता हूं कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो आर्बिट्ररी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की लेटर और स्पिरिट के मुताबिक नहीं है। और इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको स्क्रैप कर देना चाहिए। आमिर, हाउ डू यू सी दिस? मालिक, पहले तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में तो चीफ जस्टिस का तो हो गया था। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में आर्मी चीफ जो है आपने सीनियरिटी पे नहीं रखा हुआ, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपका इलेक्शन कमिश्नर, कहीं सीनियरिटी नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि अगर आप मेरिट के ऊपर जब वो कर रहे हैं तो एक अलजहाद केस के अंदर भी है कि रीजनेबल होना चाहिए और आप अपने रीजंस नोट डाउन भी करें कि इन वजूहात की वजह से मैं कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि दुनिया भर में एक मुरवजा असूल है, जिस तरह आपने पहले कहा कि जहाँ जहाँ नॉमिनेशन होती है वहाँ पे एक ओवरसाइट होती है। अमेरिका में नॉमिनेशन होती है, वो फिर उसके बाद सेनेट देते हैं, उसके बाद पूरा निकल आता है। तो ये एक नॉर्मली है जस्टिस इफ्तिखार के दौर में, जो ज़माने में क्योंकि मुशर्रफ का एक बैकड्रॉप चल रहा था, जस्टिस इफ्तिखार ने तो पार्लियामेंट कमेटी को बिल्कुल खत्म कर दिया, जाया कर दिया। होना नहीं चाहिए। मगर ये कादिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब लाहौर हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस जब वो लग जाता है, ही इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट पर्सन, फिर आपको रीजंस लिखने चाहिए। मैं तो शॉक में चले गया हूँ कि भुट्टो साहब अगर एक हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एक सिटिंग चीफ जस्टिस को कहे कि आपने फैसला, पहले आपको अपने जजेस के लगने के तरीकेकार पे गौर करना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट। भुट्टो साहब इलाज क्या है? क्या कि बस सीनियर मोस्ट ही ऊपर जाएं, एक यही इलाज है? बिकॉज वो जो अब्दुल कादिर साहब बात कर रहे हैं वो तो इरफान कादिर साहब, उसमें तो कोई हमारी दो राय नहीं है कि मटीरियल ठीक आना चाहिए। लेकिन चलें, जो इस वक्त मटीरियल है, जो बैठे हुए लोग हाई कोर्ट्स में, इनको किस तरह प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि बस सीनियर मोस्ट जो जज हो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले आए?
मेरा आई थिंक कनेक्शन टूट गया भुट्टर साहब से, आवाज़ नहीं आ रही। इंसाफ के तकाज़ों पे आप ये जी भुट्टर साहब। जी माल साहब, मैं कह रहा हूं कि आप इस वक्त सोल्यूशन क्या है? इरफान कादर साहब तो कह रहे हैं ना कि आप बेहतर लॉट भर्ती करें, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस वक्त हमारा लॉट है, हाई कोर्ट्स में जजेस बैठे हुए हैं। अब क्या तरीका है कि एक ही सोल्यूशन है जो इस वक्त मौजूदा क्रॉप है कि जो सिटिंग में सीनियर तरीन है उनको बस ले आए सुप्रीम कोर्ट में ऑटोमेटिकली? मैं समझता हूँ जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको किसी सूरत भी जो है वो वायलेट नहीं करना चाहिए। उसमें ना सिर्फ जजेस में, सीनियर जजेस में बेचैनी फैलेगी, बल्कि ये तो बगैर किसी प्रिंसिपल के बाद मामला चलाने वाली बात है। जहाँ तक ये है कि जो जब एलिवेशन होती हैं उस वक्त मयार जो है उसको देखना होता है। बार जी हम हमेशा कहते हैं कि एलिवेशन के वक्त बार से जो कंसल्टेशन है वो मटेरियल किस्म की कंसल्टेशन। लेकिन आपकी बार्स भी तो भुट्टर साहब इतनी पोलिटिसाइज्ड हैं, आप लोग भी मेरिट की बात तो करते नहीं, आप भी प्योरली अपनी जिस साइड पे जो हो आपकी पसंद नापसंद, जो वकीलों की हरकतें माजरत के साथ वो भी हमारे सामने हैं। इन्हीं बार के लोगों ने जाके अतर में नीला की टाई पकड़ ली थी जब उन्होंने कहा कि नजायज़ दफ्तर तोड़ो, पार्किंग लॉट जो सा नजायज़ कब्जे में किया वापस दिलवाया। बार्स कौन सी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं? बार्स में भी तो आपकी हमें समझ नहीं आता, जो वकला गर्दी होती है, तो कौन करेगा फिर ये फैसले? ये देखें जी, हम जो ऐसे जो इंसिडेंट हुए हैं उस पे हमारी भी रिजर्वेशन है, वो तो हम एज लेटर एंड स्पिरिट तो उसको डिफेंड नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली बार की आवाज आप डिफेंड करें ना लड़े करें, लेकिन आप कंडेम भी नहीं करते। वही लोग आपके दोबारा इलेक्शन भी लड़े होते हैं, वही लोग आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। हमें शर्मिंदगी है, पीएसी वाले इशू पे भी शर्मिंदगी है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो इस्लामाबाद पे हुआ है उससे भी हमें शर्मिंदगी है, बल्कि हमें जो फैसलाबाद में रिसेंटली हुआ उस पर भी शर्मिंदगी है। ये नहीं हम बड़े खुले दिल से जहां हमारी गलती होती है हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जहां तक इस जुडिशल सिस्टम का मामला है, ये बार और बेंच इसको गाड़ी के दो पहिए कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बार का पहिया है वो पिछले कुछ अरसे से उसको इस हद तक इग्नोर कर दिया गया है कि हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे अब गाड़ी का एक भी पहिया चल रहा है, दूसरे पहिए को बिल्कुल उतार के फेंक दिया गया। और इसी वजह से मैं समझता हूँ जो एलिवेशन का प्रोसेस है वो भी इतना खूबसूरत नहीं रहा जो माजी में होता है। मालिक मैं एक लास्ट इसमें ऐड कर दूं कि इसमें ये इशू बिल्कुल है इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट की जो है अपॉइंटमेंट कैसी जज की होनी है, मगर ये भी दोबारा डिस्कस होना चाहिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो उसको भी ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल के तहत जो है आप देखें कि रिक्वायरमेंट और होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिक्वायरमेंट और है और चीफ जस्टिस के तकाजे और हैं। एनॉमली थी उस वक्त, ये रिविजिट हो सकता है। अल जिहाद वाला जो सा एक लॉ तय हो गया, रिविजिट हो, बिकॉज हमने ये भी देखा सुप्रीम कोर्ट भी स्प्लिट है। आज 5 जजेस फायज ईसा साहब के साथ हैं, 5-6 उनके खिलाफ हैं। फिर जिस तरह फायज ईसा साहब कोर्ट के अंदर गए, बहुत से जजेस ने और वकला ने उस पर भी इतराज़ किया कि इट वॉज कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ सिटिंग जज, कि वो जाके ब्रदर जजेस के सामने इस तरह पेश हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी अजीब तमाशा सा लगा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट में भी हटा देना चाहिए सीनियर मोस्ट का, लेकिन फिर खतरा ये होगा कि एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी करेगी, तो सोल्यूशन क्या है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, इस पे बड़ा आसान सोल्यूशन है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए सीनियरिटी जो है ना वो कोई आखिरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सीनियरिटी को जब भी आप इग्नोर करेंगे तो आप रीजंस देंगे, ये मैं पहले कह चुका हूँ। ये नहीं है कि जुडिशल कमीशन जो है वो उसकी स्वीट विल है, और जुडिशल कमीशन के ऊपर ओवरसाइट जो है पार्लियामेंट्री कमेटी की है, और वो सारे फैसले जिसपे कि पार्लियामेंट्री कमेटी को ख़त्म कर दिया गया वो सारे कलअदम करार देने चाहिए, वर्ड अब इनिशियो हैं, वो आइन के ख़िलाफ़ हैं वो फैसले। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत, वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो इस तरह के फैसले जो है वो नज़रअंदाज करें, और पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी ओवरसाइट जो है वो मनवानी चाहिए। उनकी ओवरसाइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कैसे जजेस ने अपने हाथ में ले ली ये सारी तकर्रियाँ इस हद तक के पार्लियामेंट्री कमेटी को उन्होंने गैर फ़ाल और रिडंडेंट बना दिया। इस पे बल्कि उन जजेस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह के फैसले दे के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। तो इस वक्त ज़्यादा जिम्मेदारी जुडिशल क्राइसिस की किस पे है? ऑन द जजेस या ऑन द जजेस पे? जजेस ऑन द चीफ जस्टिस एंड द जजेस जो
माजी में थे जिन्होंने के जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने और फिर जो बेंच का हिस्सा बने और जिन्होंने ये गलत फैसले दिए, उन सब का मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनकी। मालिक, ये पॉलिसी याद रहे कि एक एनॉमली जो थी वो उस वक्त डिफरेंट हालात की थी। चौधरी इफ्तिखार जब आए हुए थे उस वक्त एक क्लैश चल रहा था एस्टेब्लिशमेंट का और एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा ओवर रीच कर रही थी अपनी उसमें, तो उस माहौल में की गई थी। इसको रिविजिट करना चाहिए। कादिर साहब ने बिल्कुल कहा, दुनिया भर में मुरवजा तरीका ये है, इंसाफ के तकाजे सियासी तकाज़ों के साथ, सिक्योरिटी के साथ नहीं मिलाए जा सकते। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, यस, आई थिंक इसी बात पर ख़त्म करते हैं कि ये जो इतना बड़ा क्राइसिस है, जैसे वो कहते हैं ना, जस्टिस शुड सीम टू बी डन ऑल्सो, नॉट ओनली बी डन। नज़र आना चाहिए कि जज जो से हैं वो तमाम तासुबात से या शुबहात से बालातर हैं। भुट्टो साहब ने भी खुल के कहा कि सिटिंग चीफ जस्टिस को कि आपने फ़ैसले दिए, गलत फ़ैसले दिए, एक बहुत सीरियस चार्ज है। उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा, ये भी कह के घर बैठे में चाहिए था उनको इनके खिलाफ एक्शन लेते अगर ये झूठ बोल रहे हैं। सिमिलरली जूनियर जजेस वजूहात पता नहीं है, सीनियर तरीन चीफ जस्टिस को एलिवेट नहीं किया जा रहा, फिर क्वेश्चन मार्क्स तो उठेंगे, सवाल आएंगे। दिल्ली के एक जज ने अपनी रिटायरमेंट बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जब अदालत में केस आता है तो दोनों पार्टियों को पता होता है सच क्या है, मुद्दई को भी और डिफेंडेंट को भी। तो ट्रायल पे वो नहीं होता, ट्रायल पे जज होता है। इसी तरह आज ट्रायल जुडिशरी का है, जुडिशरी इज़ ऑन ट्रायल, सुपीरियर जुडिशरी। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और सीनियर मोस्ट जजेस को ये फैसला करना है कि क्या यही ट्रेडिशन चलेगी या वो एक बेसिक डिफरेंस अपनी लेगेसी ये छोड़ के जाएंगे कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती तो कम से कम एक फॉर्मूला तो रखते हैं, सीनियरिटी को रखते हैं, जब तक बाकी चीज़ें ठीक नहीं होती। बहरहाल जैसे वो कहते हैं द बॉल द ज्यूरी इज़ आउट ऑन दिस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।